स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे कोल इंडिया। और कोल इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, काउंटर में मूव भी है। और क्यों मूव है? क्योंकि उनकी सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है। ये हमने कुछ महीने पहले भी बात की थी, मई में बात की थी हमने कि इनकी सब्सिडरीज के आईपीओ आने वाले हैं। अब वो खबर पर मोहर लगती जा रही है। उनकी एक सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल का आईपीओ जल्द आता हुआ दिखाई देगा आपको, जिसमें कि 10% हिस्सा बेच सकती है कोल इंडिया। इसका शॉर्ट में हम नाम ले रहे हैं बीसीसीएल के आईपीओ की वैल्यू करीब 1300 करोड़ रुपए है, जो कि मानी जा रही है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। जो भारत कुकिंग कोल है ये बेसिकली कोयला माइनिंग के कारोबार में है। दूसरी कंपनी जो है इनकी वो है सेंट्रल माइन, CMPDI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके भी आईपीओ का इंतज़ार है। और ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग सेगमेंट में है। आईपीओ के लिए DRHP दोनों के लिए बन रहे हैं। कोल इंडिया की कुल 8 सब्सिडरी हैं, जिसमें से 7 सब्सिडरी जो है वो कोयला माइनिंग के कारोबार में है। और केवल CMPDI जो दूसरी कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है, उम्मीद कर रही है स्ट्रीट, वही एक ऐसी कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग और ड्रिलिंग सेगमेंट में है। और कोल इंडिया का अपनी सभी सब्सिडरीज में 100% स्टेक है। अब आती है बात कि ये जो भारत कुकिंग कोल है इसका आईपीओ जो आ रहा है, इसको किस तरह से वैल्यू करना है, किस तरह से सोचना है, अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्ते में आईपीओ आ जाएगा। BCCL का यानी कि भारत कुकिंग कोल का कुल वॉल्यूम ऑफटेक में करीब 5% हिस्सा कोल इंडिया में, मतलब कोल इंडिया के कुल वॉल्यूम ऑफटेक में 5% ये कंट्रीब्यूट करती है। और FY24 के हिसाब से जो भारत कुकिंग कोल का PBT में यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 2092 करोड़ रुपए था, जो कि कोल इंडिया के टोटल प्रॉफिट में करीब 4.25% हिस्सा रखता है। तो कोल इंडिया की मार्केट कैप के अनुसार करीब BCCL यानी कि भारत कुकिंग कोल की जो वैल्यू है 12.5 से 13,000 करोड़ रुपए के बीच में आकी जा रही है। तो अगर वो 10% स्टेक डाइल्यूट कर रही है कोल इंडिया, दैट मीन्स कि 1250 से 1300 करोड़ रुपए का आईपीओ ये आता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कोल इंडिया की बाकी सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं और किसका कितना कंट्रीब्यूशन कोल इंडिया में रहता है। पूरी लिस्ट है आपके सामने जो इनकी सब्सिडरीज हैं। BCCL यानी कि भारत कुकिंग कोल सबसे टॉप पर है। इसका कोल प्रोडक्शन करीब 38.25 मिलियन टन होता है, जो कि कोल इंडिया में करीब 5% कंट्रीब्यूट करती है। फिर ECL ये एक कंपनी है, ये 6.5% कंट्रीब्यूट करती है कोल इंडिया के टोटल वॉल्यूम में। CCL करीब 11.25%, NCL करीब 18%, WCL 9%, SECL करीब 22%, महानदी कोल लिमिटेड MCL करीब 27.5%। ये SECL और MCL ये सबसे बड़ी इनकी कोल इंडिया की सब्सिडरी हैं जो कंट्रीब्यूशन देती हैं रेवेन्यू में करीब 50% का। ये दोनों कंपनियां, अभी इनके आईपीओ की तो बात ही नहीं हो रही है। जब इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इनकी आईपीओ आएंगे, अगर कभी आए तो बहुत ज़बरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग कोल इंडिया में शायद देखने के लिए मिले। एक कंपनी है NEC, इसका भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो 0.03 ही है। तो ये वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको 100% वैल्यू दिख रही है कोल इंडिया में। कोल प्रोडक्शन इन कंपनीज का अलग अलग है। अब बात करते हैं उस दूसरी कंपनी की भी जिसका आईपीओ कतार में है, यानी कि CMPDI। इसका FY24 में प्रॉफिट था 733 करोड़ रुपए और कोल इंडिया के प्रॉफिट में करीब 1.5% का हिस्सा था। अगर इसका आईपीओ आया तो इसकी तो टोटल मार्केट कैप के अनुसार जो वैल्यू बन रही है वो 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए बन रही है। दैट मीन्स कि CMPDI की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं होगा, लेकिन कोल इंडिया की सब्सिडरी का आईपीओ होगा तो ये थोड़ा सा स्ट्रीट को एक्साइट कर सकता है। अब कोल इंडिया के कृपया ग्राफिक्स की प्लेट को 2 पॉइंटर वाली प्लेट्स को दिखा दीजिए कि CMPDI की वैल्यूएशन क्या है और कोल इंडिया के आईपीओ की ज़रूरत क्यों हुई। अब कोल इंडिया को आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखिए इनको नई माइनिंग के विस्तार के लिए फंडिंग चाहिए। सोलर पावर विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। कंपनी की 5,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। 2030 तक तो 3,000 मेगावाट के प्लांट ये लगाने का पूरा प्लान करके बैठे हैं। वैल्यू अनलॉक भी करना चाहते हैं अपनी सब्सिडरीज में। डिविडेंड सालाना देते रहने के लिए भी इनको आईपीओ की ज़रूरत है कि भाई ठीक है वैल्यू अनलॉकिंग होगी, डिविडेंड भी देने हैं, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी करीब 28,400 करोड़ रुपए की नकदी है, जिसमें कि करीब कंपनी सालाना 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दे देती है। ये आईपीओ से पहले की तैयारी तो लगभग बता दी है। प्रदीप जी, आप कोल इंडिया को कैसे देखोगे सर?
सर, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट अब देखेंगे वीकली चार्ट पे ना एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है एंड उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है, जो कि बहुत टाइम से 390 एंड 395 के आसपास इसके ऊपर नहीं आ रहा था। एंड एक हम्म। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। आज से ऑलमोस्ट 15, हाँ 15-10 दिन पहले ही 15 दिसंबर के आसपास हमारे जितने भी सुपर डायमंड मेंबर्स है उनको हमने ये कॉल दिया था एवोव 395 के ऊपर एक बाई कॉल। और मेरा इसमें पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना रिसेंटली और एक अनाउंसमेंट किया था, कोल सेतु पॉलिसी। अब हम्म। उस कोल सेतु पॉलिसी में ना कोल इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कमिंग फ्यूचर में। इसका हम्म। इफेक्ट भी नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में हमको देखने को मिलेगा। अब टेक्निकली बात मैं करूंगा, मुझे लगता है कि 395 के आसपास का जो रेसिस्टेंस था इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। 404 के आसपास का अभी प्राइस है। आज सुबह भी मैंने संदीप जी के साथ डिस्कशन किया, 407-8 का आसपास प्राइस है। सर 480 475 इससे पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। इतना लंबा टारगेट है। करेंट जोन से कैलकुलेशन करके देखेंगे नियर अबाउट 20% के अप्रॉक्स हो रहा है, तो 20% करेंट जोन से एक हाई पोटेंशियल टारगेट रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 385 के आसपास मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। व्यू आप मिनिमम 1 क्वार्टर का रखिए, मिनिमम 3 महीने का आप लेके चलिए। करेंट जोन से लेना है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज मैंने अलग अलग जगह पे डिस्कशन भी किया है, क्लाइंटों के पास ऑलरेडी है, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्कशन अलग अलग स्टॉक्स को लेके होता ही है। मेरे पास नहीं है, हमारे कंपनी के पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन कोल इंडिया का चार्ट, क्योंकि कोल इंडिया मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया, लेकिन कोल इंडिया में जिस तरीके का फंडामेंटल चेंजेस, जिस तरीके का पैटर्न दिखा रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। 385 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, कभी भी इसके नीचे आने पे इसका व्यू थोड़ा फिर से नेगेटिव हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अभी आप बने रहिए जिनके पास है, और फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा मेरे तरफ से। 380 का टारगेट, उससे पहले 340-50 आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन 380 से पहले कुछ भी बड़ा रेसिस्टेंस इसमें नहीं है। 380 या 480? सॉरी सॉरी सॉरी, 480 480। हाँ, मैं 480 का रेजिस्टेंस है, यानी कि 480 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद प्रदीप जी, क्या दूसरा टारगेट क्या रहेगा? देखिए, अब 480 का टारगेट है, मतलब करेंट जोन से 20%। अब अगर हम्म। किसी को प्रॉफिट बुक करना है ऊपर में, हम्म। 10% ऊपर कीजिए, 15% ऊपर है, तो ये व्यूअर का टेक रहेगा मेरे हिसाब से। 480 उससे पहले कुछ भी बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है। आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। 385 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। इनफैक्ट सीएमपी आप चेंज कर लीजिए, हाँ 404 के आसपास का भी सीएमपी चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो 404 का सीएमपी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, और स्टॉप लॉस 20 रुपये नीचे का। और जो लोग पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं वो 480 का टारगेट लेकर चले। इस काउंटर पर आईपीओ इनकी सब्सिडरी का आने वाला है, भारत कोकिंग कोल का, जो करीब 5% हिस्सा रखती है कोल इंडिया के ओवरऑल फाइनेंशियल्स में। कोल और ओवरऑल कंपनी में वॉल्यूम जो देती है कोल प्रोडक्शन करके, वो 5% हिस्सा रहता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी सब्सिडीज़ का भी हमने वैल्यू आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी कंपनीज़ के आईपीओ आ सकते हैं और कितना कंट्रीब्यूशन उनका कोल इंडिया के फाइनेंशियल्स में रहता है। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, तो ये बिल्कुल कोल इंडिया पर पूरा व्यू मिल गया है। अब हमें आईपीओ से पहले की तैयारी हो चुकी है सब्सिडरी के। अगर आईपीओ आता है तो तैयारी के साथ आप मैदान में उतरिए, पैसा बनाइए। टेक्निकल व्यू आपको मिल चुका है। ठीक है प्रदीप जी, जाने से पहले सर डिस्क्लेमर और दे दीजिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, ये जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा पर्सनल या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसा ही कॉल्स हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हमारा बहुत सारे पेड क्लाइंट भी रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है तो जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको एंड मनी नाइन के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू जी। सो मच प्रदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर।